नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम शेपर मशीन की स्पेसिफिकेशंस और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो एक शेपर मशीन निम्न प्रकार से विनिर्देशित की जाती है, स्पेसिफाई की जाती है। नंबर 1 इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, यानी स्ट्रोक की अधिकतम लंबाई। देन टाइप्स ऑफ द ड्राइव, यानी जो उसको मैकेनिज़्म जिसके द्वारा ड्राइव मिल रही हैं वो क्रैंक, गियर या हाइड्रोलिक टाइप है। उनमें से कौन सा प्रकार है जिसके द्वारा उसको ड्राइव दिया जा रहा है। देन पावर इनपुट ऑफ द मशीन, मशीन की पावर इनपुट कितनी है। फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द मशीन, मशीन को स्थापित करने के लिए कितने फ्लोर की एरिया रिक्वायर्ड है। देन वेट ऑफ द मशीन, मशीन का भार। फीड, उसको किस प्रकार का फीड दिया जा रहा है, फीड की डायमेंशंस क्या हैं। कटिंग टू रिटर्न स्ट्रोक रेशियो, कटिंग स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक जो हैं वो एक समान गति से नहीं होता है, तो उनके बीच में स्पीड का अनुपात क्या है। और लास्ट इज़ द एंगुलर मूवमेंट ऑफ द टेबल, टेबल को जो एंगुलर मूवमेंट मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या है। तो ये सब ऐसे कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके द्वारा एक शेपर मशीन को स्पेसिफाई किया जाता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ शेपर, एक शेपर का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला इसका वर्गीकरण का जो आधार है दैट इज़ दी अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म फॉर गिविंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू रैम, यानी रैम को जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिल रहा है उसके पीछे कौन सी मैकेनिज़्म है, कौन सी यंत्रावली है, उसके आधार पर शेपर मशीन 3 तरह से क्लासिफाई की जाती है। पहला क्रैंक शेपर, सेकंड इज़ द गियर्ड शेपर और थर्ड हाइड्रोलिक शेपर। तो जो क्रैंक शेपर है नंबर 1, उसमें क्रैंक इन स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म होती है रैम को मूवमेंट देने के लिए, रैम को रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट देने के लिए। तो अगर क्रैंक इन स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म लगाई है तो उसको हम क्रैंक शेपर कहेंगे। देन सेकंड नंबर इज़ द गियर शेपर, इसमें गियर लगा हुआ होता है, एक स्पर गियर होता है जिसको पिनियन बोलते हैं, और जो रैम होता है उसके नीचे रैक लगा हुआ होता है। तो रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट अगर किसी शेपर मशीन में है रैम को मूवमेंट देने के लिए तो वो गियर्ड शेपर कहलाएगी। एंड थर्ड इज़ दी हाइड्रोलिक शेपर, इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर यूज़ में लेंगे रैम को ड्राइव करने के लिए, यानी पिस्टन होगा, सिलेंडर होगा और उसके अंदर एक फ्लूइड होगा। तो हाइड्रोलिक प्रेशर से अगर रैम को मूवमेंट मिलता है तो ये हाइड्रोलिक शेपर कहलाती है। हाइड्रोलिक शेपर का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें स्पीड और फोर्स जो है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक कांस्टेंट रहता है, वेरी नहीं करता है। बाकी सारी ही जो अदर शेपर्स हैं उनमें इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। एट द स्टार्ट ये धीमी ही होती है, ग्रेजुअली इसमें इंक्रीमेंट आता है, बट हाइड्रोलिक में फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। देन सेकेंड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन एंड ट्रैवल ऑफ रैम। तो रैम की पोजीशन के आधार पर या उसका ट्रैवलिंग का क्या डायरेक्शन है उसके आधार पर हमारे पास में 3 तरह की शेपर्स होती हैं। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल शेपर, सेकंड इज़ वर्टिकल शेपर एंड थर्ड इज़ ट्रैवलिंग हेड शेपर। जो हॉरिजॉन्टल शेपर होती हैं उसमें रैम और या कहें जिस उसके आगे के पोर्शन पे लगा हुआ टूल, ये दोनों ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में रेसिप्रोकेट करते हैं, यानी रैम का मूवमेंट अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है तो वो हॉरिजॉन्टल शेपर है। और नॉर्मली यही शेपर हमें मुख्यतः दिखाई देती हैं। तो फ्लैट सरफेसेस को प्रोड्यूस करने के लिए, फ्लैट सरफेस तैयार करने के लिए इसी तरह की हॉरिजॉन्टल शेपर यूज़ में ली जाती है। देन सेकेंड इज़ वर्टिकल शेपर, वर्टिकल शेपर में रैम जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में रेसिप्रोकेट करता है और टेबल जो होती है वो सर्कुलर रोटरी टाइप की टेबल यूज़ में ली जाती है। देन थर्ड इज़ द ट्रैवलिंग हेड शेपर,
ट्रैवलिंग हेड शेपर बड़े और हैवी वर्क पीसेस के लिए स्पेशली डिज़ाइन मशीन है। तो जहाँ बड़े वर्क पीसेस आ जाते हैं, हैवी वर्क पीसेस आता है जो कि टेबल पर इंस्टॉल नहीं किए जा सकते, टेबल पर फिक्स नहीं किए जा सकते, उनकी मशीनिंग के लिए ये स्पेशली डिज़ाइन की जाती हैं। तो इसमें जो वर्क पीस होता है, जॉब होता है, वो या तो शेपर के बेस पर रखा जाता है या डायरेक्टली फर्श के ऊपर रखा जाता है। और इसमें जो रैम होता है उसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन तो मिलता ही है जैसा कि अदर मशीन्स में मिल रहा है। इसके अलावा इसमें क्रॉस मूवमेंट भी रैम को ही दिया जाता है जिससे उसको ज़रूरी फीड देते हैं। यानी नॉर्मल जो शेपर्स होती हैं उसमें वर्क पीस को फीड टेबल के मूवमेंट से मिलता है, बट यहाँ क्योंकि टेबल पर हमने इंस्टॉल नहीं किया है, वर्क पीस जो है फर्श पर रखा हुआ है, इसलिए फीड के लिए जो मूवमेंट है वो रैम में ही इंस्टॉल किया गया। तो रैम में दो मोशंस इसमें हो गए, एक तो इसका रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है और इसका क्रॉस मूवमेंट होता है फॉर गिविंग द डिज़ायर्ड फीड। थर्ड जो क्राइटेरिया है या क्लासिफिकेशन का आधार है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ डिज़ाइन ऑफ टेबल। यानी टेबल के डिज़ाइन के आधार पर हमारे पास में दो तरह की शेपर्स हैं, एक स्टैंडर्ड शेपर जिसको प्लेन शेपर भी बोलते हैं एंड दूसरी यूनिवर्सल शेपर। तो स्टैंडर्ड शेपर होती हैं उसमें टेबल में दो मूवमेंट्स होते हैं, क्रॉसवाइज मूवमेंट एंड वर्टिकल मूवमेंट। यानी टेबल हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्रॉसवाइज चलेगी जिससे उसको फीड मिलता है, और दूसरा वर्टिकल मूवमेंट यानी अप एंड डाउन टेबल को किया जा सकता है जिससे एक पर्टिकुलर हाइट का वर्क पीस उस पर फिट किया जा सके। तो दो मूवमेंट्स अप एंड डाउन एंड क्रॉस मूवमेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये दोनों मूवमेंट्स अगर किसी टेबल में हैं तो वो शेपर प्लेन शेपर या स्टैंडर्ड शेपर होती है। देन सेकंड इज़ द यूनिवर्सल शेपर। ये प्लेन शेपर के जैसी ही होती हैं, यानी जो दो टेबल के मूवमेंट्स वहाँ हमको मिले हैं वो दोनों ही मूवमेंट्स यूनिवर्सल शेपर में भी होंगे। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा मूवमेंट होता है कि जो टेबल होता है उसको अलग अलग एंगल्स पर, अलग अलग कोण पर टिल्ट किया जा सकता है जिससे कि इंक्लाइन फ्लैट सरफेसेस तैयार किए जा सके। वैसे इंक्लाइन फ्लैट सरफेस तैयार करने के लिए हमारे पास में टूल हेड में ये प्रोविज़न होता है कि उसको एक एंगल पर टिल्ट किया जा सकता है, बट कुछ टेबल्स में भी अगर ये प्रोविज़न है कि टेबल को एक पर्टिकुलर कोण तक, एक पर्टिकुलर एंगल तक अगर हम टिल्ट कर सकते हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और हॉरिजॉन्टल में भी दो प्लेन्स हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, उन दोनों ही प्लेन्स में इसको टिल्ट किया जा सकता है, अगर अबाउट 360 डिग्री उसको स्विवल किया जा सकता है, तो ये यूनिवर्सल शेपर कहलाती हैं। देन लास्ट जो क्लासिफिकेशन का आधार है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कटिंग स्ट्रोक। जो कटिंग स्ट्रोक है वो किस तरह का है, उस आधार पर दो तरह की मशीन्स हैं, पुश टाइप शेपर एंड ड्रॉ कट शेपर। तो पुश कट शेपर नॉर्मल शेपर्स जो होती हैं वो सारी ही पुश कट शेपर्स हैं, यानी कि जो मेटल की कटिंग हो रही है, मेटल रिमूव हो रहा है, वो रैम के अगर फॉरवर्ड स्ट्रोक में रिमूव होता है, क्योंकि रैम के दो स्ट्रोक्स हैं, एक फॉरवर्ड स्ट्रोक है, एक रिटर्न स्ट्रोक है, आगे जाता हुआ स्ट्रोक और वापस पीछे आता हुआ। तो अगर आगे जाते हुए फॉरवर्ड स्ट्रोक में अगर कटिंग होती है, मेटल रिमूव होता है, तो वो पुश कट शेपर कहलाती है। एंड सेकंड इज़ ड्रॉ कट शेपर, जो कि इंटेंशनली डिज़ाइन की जाती हैं, और इस केस में मेटल जो है वो बैकवर्ड मोशन में रिमूव होता है। यानी फ्रंट में जब रैम जा रहा है आगे की तरफ, उस वक्त कटिंग नहीं होगी। जब रिटर्न स्ट्रोक होगा, रैम वापस पीछे की तरफ आ रहा होगा, उस वक्त अगर कटिंग होती है तो ये ड्रॉ कट शेपर कहलाती हैं। इसमें नॉर्मली जो टूल होता है वो टूल हेड में रिवर्स डायरेक्शन में फिक्स किया जाता है जिससे कि रिवर्स स्ट्रोक पे कटिंग एक्शन हो। तो रिवर्स डायरेक्शन में टूल को लगा देने से वो रिवर्स आता हुआ उसको कट करता है। तो दो तरह की हो गई, पुश कट एंड ड्रॉ कट शेपर। नॉर्मली जो शेपर्स होती हैं वो सारी ही पुश कट शेपर्स होती हैं एंड फॉरवर्ड स्ट्रोक में मटेरियल रिमूव होता है।
अगर इसका उल्टा होता है यानी ड्रॉ वाइल रिवर्सिंग बैक अगर कटिंग होती है तो वो ड्रॉ कट शेपर कहलाती है। तो ये 4 तरह से क्लासिफिकेशन के आधार पर अलग अलग तरह की शेपर मशीन्स हैं। थैंक यू।